नमस्ते एंड जय हिंद। महाराष्ट्र के सीएम आखिरकार बन गए हैं एकनाथ शिंदे। कई दिनों की उथल पुथल के बाद में महाराष्ट्र में अभी एक स्थिर गवर्नमेंट आ चुकी है। महाराष्ट्र अभी फिर से शायद हो सकता है कि विकास की गति पकड़े। जो हो सकता है कि 2.5 साल से ये विकास की गति कहीं रुक सी गई थी, वो शायद फिर से टेक ऑन हो जाए, फिर से इसको चीज़ें हो जाए। बट क्या देवेंद्र फडणवीस आखिरी तक के सीएम बनने वाले थे और अचानक क्या हो गया कि महाराष्ट्र की पूरी दशा चेंज हो गई और एकनाथ शिंदे के तरफ में बीजेपी ने अपना रुख मोड़ दिया। क्या ये देवेंद्र फडणवीस जी की सोची समझी रणनीति है या देवेंद्र फडणवीस पे कोई दबाव बनाया गया है? इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो भाई, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की कोalition गवर्नमेंट वापस से बन गई है। पहले की जो महाविकास आघाड़ी थी, अब उसको कई सारे लोग कई नाम दे रहे हैं। महावसूली आघाड़ी, कई सारे महाबकवास आघाड़ी, कई सारे लोग कई नाम दे रहे हैं। किसी को कुछ बोल रहे, किसी को कुछ बोल रहे। बट पहले बात करते हैं कि महाविकास आघाड़ी की पतन की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहला और मेन रीज़न था एसएसआर की मौत। एसएसआर की मौत में बहुत सी चीज़ें जो पुलिस वालों से छूट गई, बहुत सी चीज़ें जो पुलिस वालों ने सही से डील नहीं की, बहुत सी चीज़ें जिसमें महाविकास आघाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था, उस वजह से भी कई लोग महाविकास आघाड़ी से गुस्से में थे। आज भी लोगों को इस बात का वेट है कि कब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आएगी और पता चलेगा कि असल में उनकी मौत क्यों हुई थी। उनका पोस्टमार्टम कैसे किया गया, उसमें डेट नहीं, टाइम नहीं, कुछ नहीं। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट था वो था पालघर के साधुओं की लिंचिंग। पालघर के साधुओं की लिंचिंग पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जो कि श्री बाला साहेब ठाकरे के लेगेसी को आगे चला रहे थे, और हम लोग जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र में भगवान है, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने शिवसेना शुरू की, उस वक्त बाला साहेब ठाकरे के इर्द गिर्द कोई भी आने से डरता था, क्योंकि वो हिंदू अस्मिता की बात करते थे, हिंदू लोगों के लिए जीतते थे और हिंदू लोगों के लिए ही वो गए। और उनके बेटे जब सीएम बने, उन्होंने पालघर के साधुओं की लिंचिंग पर कुछ भी नहीं किया। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला कि पालघर के साधुओं की लिंचिंग जो हुई वो गलत है। इस वजह से ये सेकंड पॉइंट मेरे रखा हुआ है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे ही नागपुर की एक लड़की है, उस लड़की को एक ट्वीट के लिए जेल में डाल दिया था। उसने सिर्फ सवाल किया था शरद पवार से और उसके चलते उसको जेल में डाल दिया गया था। महाराष्ट्र में इतनी खराब स्थिति थी कि आप शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। अगर आपने एक ट्वीट भी या एक कुछ भी कर दिया तो ये रातों रात आपको घर से उठाकर 8-10 दिन के लिए रिमांड लेकर आपको तोड़ते थे। बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए इसको थर्ड पॉइंट पे रखा है। इसके बाद में चौथा पॉइंट वो है जो सब ने देखा था और सब ने सुना था, वो है कंगना रनौत के साथ में संजय राउत का व्यवहार, संजय राउत का बड़बोलापन, संजय राउत का मुंहफट होना, प्रखर तरीके से अपनी बात रखना और कंगना रनौत का घर जबरदस्ती से तोड़ने के बाद सामना में लिखना कि उखाड़ दिया। इस वजह से भी लोगों को समझने आने लगा था कि जो हिंदुओं की बात करेगा महाराष्ट्र में, वो अच्छे से रह नहीं पाएगा। आपको सेक्युलर बनना ज़रूरी है, और सेक्युलर मतलब इनके हिसाब से सेक्युलर। वैसे महाराष्ट्र में बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोग साथ में अच्छे से रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके हिसाब का सेक्युलरिज्म अलग था। ये इसीलिए मैंने इसको अगले पॉइंट में रखा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा हेडलाइन और लाइमलाइट जिस चीज़ ने कैप्चर की, वो थी अर्नब गोस्वामी की अरेस्ट। अर्नब गोस्वामी को दिन दहाड़े 80 से 90 कमांडो से लेकर पुलिस वाले, सचिन वाजे, ये सब लोग जाके अपने घर से उठा कर लेके आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं,
उनका हाथ तोड़ देते हैं, उनको तलोजा जेल में शिफ्ट करते हैं, आधी रात को उनको जिस तरीके से उनको पर्दे में घुसाकर उनको जेल से शिफ्ट किया जाता है, उनका एनकाउंटर की प्लानिंग की जाती है, उस वजह से इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खत्म होते गई। आम शिव सैनिक इनसे नाराज होने लग गया। आम शिव सैनिक ये सोचता था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक तरीके से पुलिस स्टेट बना दिया गया है महाराष्ट्र को। इसके बाद का जो पॉइंट था वो पॉइंट है, इनके जो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो खुद जेल में होना और बहुत बहुत बड़ी वसूली करना। पहला नाम है अनिल देशमुख। इन्होंने होम मिनिस्टर रहते हुए लोगों से, पुलिस वालों से कह रखा था कि मेरे को महीने के 80 या 90 करोड़ रुपए की उगाही आप करके दो, उसके सिवा मेरे सामने आना नहीं। इस वजह से आज वो जेल में है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम से कांटेक्ट रखने वाले नवाब मलिक, जिन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए, और फाइनली आज नवाब मलिक भी जेल में है। उनके ऊपर में जो भी कोर्ट फैसला करेगी वो उनका निर्णय है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में हुआ इंसिडेंट। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को ये लोग घर से सिर्फ इसीलिए उठाए कि वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे रास्तों पे। किस वजह से? कि भाई मुसलमान लोग अगर रास्ते पे नमाज पढ़ सकते हैं तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों का गठजोड़ मेलजोल कर कर ये गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। एक रात एकनाथ शिंदे हो गए बागी। मैं बागी बोलूँ या उनका हिंदुत्व बहुत ज़्यादा उछाल मारने लगा और वो चले गए। लगभग 40 शिवसेना के विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों को लेकर वो चले गए सूरत। ये बीजेपी का स्टेट है, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सक रहा था, बहुत कड़ी घेराबंदी थी। उसके बाद वहाँ से उनको इसीलिए मूव कराया गया गुवाहाटी, जहाँ के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के। वहाँ पे इसीलिए मूव किया गया क्योंकि महाराष्ट्र से सूरत थोड़ा सा करीब है, तो उनको लगा था माहौल बिगड़ सकता है, गुवाहाटी कोई आएगा नहीं इतने दूर, इसलिए उनको गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। अब गुवाहाटी में से बैठे बैठे शिंदे गुट एक एक चीज़ें करते रहे। बहुत सी चीज़ें उन्होंने फोकस की, बहुत चीज़ें करने लगे। देवेंद्र फडणवीस इधर से उधर, दिल्ली नागपुर मुंबई, दिल्ली नागपुर मुंबई, इधर उधर कंटिन्यू घूम रहे थे। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन फाइनली सब विधायक वापस गोवा पहुँचे। गोवा के रास्ते उनको मुंबई आना था। जिस दिन वो गोवा पहुँचे, गोवा पहुंचने के बाद एक होटल में उन्होंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद सिर्फ एकनाथ शिंदे उस दिन मुंबई पहुंचे सागर बंगलो में उनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होने के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि मेरे जो विधायक हैं, मतलब जो बीजेपी के विधायक हैं, उन सारे विधायकों का सपोर्ट एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। हम सपोर्ट देंगे, मैं गवर्नमेंट के बाहर रहूँगा। सीएम का चेहरा या सीएम जो महाराष्ट्र के बनेंगे वो बनेंगे एकनाथ शिंदे। इसके पहले सब लोगों को लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हर कोई न्यूज़ चैनल, मीडिया वाले सब बोल रहे थे कि भावी मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस बन गए। मतलब जैसे ही शिंदे मुंबई लैंड हुए, सबने बोल दिया कि डिप्टी सीएम है शिंदे और सीएम है देवेंद्र फडणवीस। न्यूज़ चैनल्स वाले चला रहे, बिल्कुल चला रहे, और ये बाउंसर फेंक दिया एंडिंग में देवेंद्र फडणवीस ने। अब उसके बाद में जगत प्रकाश नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक बयान आया कि हमने देवेंद्र फडणवीस जी से कहा है कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है। तो देवेंद्र फडणवीस मान गए, डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। अब सीएम है एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। इसके पीछे मोदी जी के 2 मास्टर स्ट्रोक कहे जा रहे हैं। पहला ये कि उनको बीएमसी चुनाव जीतना है, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को बहुत ज़्यादा आगे कर रखा है ताकि जो शिवसेना की भावना है वो लोगों में ज़्यादा जागरूक हो। देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी इसलिए बनाया गया है ताकि वो सरकार पे नज़र रख सके।
तो मोदी जी ने बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ना कोई या कुछ तो भी मंत्री पद दे देंगे और यहाँ का डेप्यूटी किसी और को बना देंगे। हो सकता है राम माधव को बना दे, रवि राणा को बना दे, किसी को भी बना सकते हैं। तो ये था सारा घटनाक्रम और कोई इस पे बात इसीलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर किसी को डर ये था कि भाई हमको जेल में डाल दिया जाएगा। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत का केस फिर से शायद लोगों के दिमाग में आएगा, आगे खुलेगा और सुशांत सिंह राजपूत को लोग बिल्कुल भूले नहीं हैं। बहरहाल देखते हैं कब होगा ये, कैसे होगा। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, सही से आप तक पहुँचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। 17 से 18,000 केसेस हो गए हैं, तो सतर्क रहिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।